मुंशी प्रेमचंद की लिखी ये कहानी उस कालखंड की है जब जमींदार ही गांव के मालिक हुआ करते थे और उनकी ही हुकूमत चलती थी। ऐसे समय में ठाकुर प्रद्युम्न सिंह जो कुश्ती के शौक रखते थे, इसीलिए उनके घर पर शहर के पहलवानों और कुफैतों का जमघट लगा रहता था। क्योंकि ठाकुर साहब मर्दाना गुणों के सच्चे जौहरी थे। पेशे से ठाकुर साहब एक वकील थे, परंतु वे बिल्कुल देहाती आदमी थे। वकील के तौर पर उनकी पूरे शहर में प्रतिष्ठा थी। अपने हिम्मत और हौसले के लिए वे सारे शहर में मशहूर थे। शहर के जानकार लोग कहते थे कि जब ठाकुर प्रद्युम्न साहब किसी मामले की जिद पकड़ लेते हैं तो उनका बदला हुआ तेवर और तमतमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी बस में कर लेता है। अगर उनके मुवक्किलों की कुश्ती में कुछ पैठ हो जाती तो ये जरूरी नहीं कि उनकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए रुपया पैसा दिया जाए। वे गर्व और सच्चे गर्व के दिल से कदरदान थे। धन और धरती के बीच आदिकाल से एक आकर्षण बना हुआ है। धरती में साधारण गुरुत्वाकर्षण के अलावा एक खास ताकत भी होती है जो हमेशा धन को अपनी तरफ खींचती है। सूद और व्यापार यह दौलत के बीच की मंजिल है, जमीन उसकी आखिरी मंजिल है। ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत उपजाऊ मौजे पर लगी हुई थी। मौजा एक जमीन का टुकड़ा होता है, लेकिन बैंक का अकाउंटेंट कभी हौसले को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहाँ तक कि एक दफा उसी मौजे का जमींदार एक कत्ल के मामले में पकड़ा गया था। उसने सिर्फ रस्मों रिवाजों के माफिक एक आसामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा कर रखा था। लेकिन अगर सूरज की गर्मी या जिस्म की कमजोरी, प्यास की तेजी उसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी या शहर के वकीलों की जाती थी कि कोई उसकी हिमायत पर आमादा हुआ। यह मुमकिन है जमींदार के हाथ की तंगी को भी उसमें कुछ दखल हो। बहरहाल उसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की शरण ली। मुकदमा निहायत कमजोर था, लेकिन ठाकुर साहब ने मुकदमा लड़ने का फैसला कर लिया और ठाकुर साहब अनुभवी सपेरों की तरह सांप के बिल में हाथ नहीं डालते थे। लेकिन इस मौके पर उन्होंने मुकदमा अपने हाथों में ले लिया, जमींदार को इत्मीनान दिलाया और वकालतनामा दाखिल करवा दिया। इस तरीके से जी जान लगाई कि मुकदमे में फतह हासिल की। जनता की जबान पर इस जीत का सेहरा उनकी कानूनी पैठ की सर नहीं, उनके मर्दाना गुणों के सर रखती है। क्योंकि उन दिनों वकील साहब नजीरों और दफाओं की हिम्मत तोड़ पेचीदा मामलों में उलझने के बजाय दंगल की उत्साहवर्धक दिलचस्पियों में ज्यादा लगे रहते थे। ज्यादा जानकार लोग ये कहते थे कि पुरुषों से हमले को तोड़कर ठाकुर साहब ने बिखेर दिया है और ठाकुर साहब जमींदार की जान बचा ली। जमींदार की जान बच गई और मौत के मुंह से निकल आया। उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदामा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार छोटा सा वीरान मौजा है, उसकी आपकी भेंट करता हूँ। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कीजिए। मैं आपका जस कभी नहीं भूलूंगा। वकील साहब भड़क उठे। 2-4 बार बैरागियों की तरह इनकार करने के बाद इस भेंट को कबूल कर लिया। मुँह मांगी मुराद पूरी हुई। जिस मौजे के लोग बेहद सरहद और झगड़ालू थे, इस मौजे के लोग बेहद सरदस और झगड़ालू थे, जिन्हें इस बात का गर्व था कि कभी कोई जमींदार
उन्हें बस में नहीं कर सकता। लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर प्रद्युम्न सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़ियां भूल गए। एक बेलगाम घोड़े की तरह सवार को कनखियों से देखा, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दी। समझ गए कि यह जिगर का मजबूत, आसन का पक्का ससवार है। आषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेच कर बैलों की तलाश में दर-बदर फिरते थे। गांव की बूढ़ी बुनियादी नवेली दुल्हन बनी हुई थी और काका करने वाला कुम्हार बारात का दूल्हा बना था। मजदूर मौके के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छतें उनकी कृपा दृष्टि की राह देख रही थी। घास के ढके हुए खेत उनके ममतापूर्ण हाथों के मोहताज थे। जिसे चाहते थे बसाते थे, जिसे चाहते थे उजाड़ते थे। नदियों और नालों में पानी भरा हुआ था। खेत हरियाली से फूले और फले हुए थे। हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। इन्हीं दिनों ठाकुर साहब मौत की तरह, जिसके आने की पहले से कोई सूचना नहीं होती है, गांव में पहुंच आए। एक सजी हुई बारात की तरह हाथी और घोड़े और साज सामान लठैतों के साथ गांव वालों ने यह तुम तड़ाका और आन बान देखी तो रहे सहे होश भी उड़ गए। घोड़े खेतों में चरने लगे और गुंडे गलियों में। शहर के वक्त ठाकुर साहब ने अपने गांव वालों को बुलाया और बुलंद आवाज में बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग सर्कस हो और मेरी सरकसी का हाल तुमको मालूम ही है। अब ईंट और पत्थर का सामना हुआ है, बोलो क्या मंजूर है। एक बूढ़े किसान ने बेहद दबे हुए पांव से कांपते हुए जवाब दिया, सरकार आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठकर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदलकर बोले, तो तुम लोग सब के सब कल सुबह तक 3 साल की पेशगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो कि मैं हुक्म को दोहराना नहीं जानता हूँ, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्दी जुटाना असंभव था। रात इसी हैस वैस में कट गई। सुबह बड़ी इंतजार के बाद आई तो प्रलय बनकर आई। एक तरफ तो जोर जबरदस्ती और अन्याय अत्याचारों का बाजार गर्म था। ठाकुर के लठैतों ने गांव वालों को भगाना शुरू किया। दूसरी तरफ रोती हुई आंखें, सर्द आहें और चीख और पुकार का, जिन्हें सुनने वाला कोई न था। गरीब किसान अपनी अपनी पटलियां लादे बेकस अंदाज से देखते हुए आंखों में याचना भरे अपने बीबी और बच्चों को साथ लिए हुए रोते बिलखते किसी अज्ञात देश को चले जा रहे थे। शाम हुई तो गांव उजड़ गया। यह खबर बहुत जल्द ही चारों तरफ फैल गई। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर संदेह होने लगा। गांव वीरान पड़ा हुआ था, कौन उसे आबाद करे, किसके बच्चे उसकी गलियों में खेलें, किसकी औरतें कुएं पर पानी भरें। राह चलते मुसाफिर तबाही का यह दृश्य आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम उन वीरान देश में पड़े हुए गरीबों पर क्या गुजरी, जो मजदूर अपनी मेहनत की कमाई खाते थे और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन उपजाऊ थी, मकान मौजूद था। धीरे धीरे जुल्म की यह दास्तान फीकी पड़ गई। मन चले किसानों की लोभ दृष्टि उस पर पड़ने लगी। बला से जमींदार जालिम है, बेरहम है, सख्तियां करता है, हम उसे मना लेंगे। 3 साल की पेशगी लगान का क्या जिक्र, वह जैसे खुश होगा खुश करेंगे, उसकी गालियों को दुआ समझेंगे, उसके जूते अपने सर आँखों पर रखेंगे। वह राजा है, हम उसके चाकर हैं। वह किसान
उसी गांव में बस गए। दूसरा आषाढ़ आया तो वह गांव फिर बगीचा बना हुआ था। बच्चे फिर अपने दरवाजे पर घरौंदे बनाने लगे थे। मर्दों के बुलंद आवाज खेतों में गाने की सुनाई देने लगी थी। औरतों के सुहाने गीत चक्कियों पर सुनाई दे रहे थे। जिंदगी के मोहक दृश्य दिखाई देने लगे। साल भर गुजर गया। जब रबी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों की खेती में लहलहाते देखकर किसानों के दिल लहलहाने लगे। साल भर पर पड़ती जमीन ने सोना उगल दिया था। औरतें खुश थीं कि अब के नए नए गहने बनवाएंगी। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। ठाकुर साहब ने यह खुशखबरी सुनी तो देहात की सैर को निकल पड़े। वही शान शौकत, वही लठैतों का रिसाला, वही गुंडों की फौज। गांव वालों ने उनके आदर और सत्कार की तैयारियां करनी शुरू की। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गल्ला चौपाल के दरवाजे पर बांध दिया। दूध के हौजे भर दिए। ठाकुर साहब गांव की मेड़ पर पहुँचे तो पूरे 100 आदमी उनकी अगवानी के लिए हाथ बांधे खड़े थे। लेकिन पहली चीज जिसकी फरमाइश हुई वह लेमनेड और बर्फ थी। गांव वालों के हाथों के तोते उड़ गए। यह पानी की बोतल इस वक्त वहां अमृत के दामों में बिकती थी। मगर बेचारे देहाती अमीरों के चोचले क्या जाने। मुजरिम की तरह सिर झुकाए भौचक्के खड़े थे। चेहरे पर झेप और शर्म थी, दिलों में धड़कन और भय। ईश्वर, बात बिगड़ गई तो अब तुम ही संभाल लो। बर्फ की ठंडक न मिली तो ठाकुर साहब की प्यास की आग और भी तेज हुई। गुस्सा भड़क उठा। कड़क कर बोले, मैं शैतान नहीं हूँ कि बकरों के खून से अपनी प्यास बुझाऊं। मुझे ठंडा बर्फ चाहिए और यह प्यास तुम्हारे और तुम्हारी औरतों के आंसुओं से ही बुझेगी। एहसान फरामोश, नीच मैंने तुम्हें जमीन दी, मकान दिए और हैसियत दी, और इसके बदले में तुम ये दे रहे हो कि मैं खड़ा पानी को तरसता हूँ। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत करूँ। कल शाम तक मैं तुम में से किसी आदमी की सूरत इस गांव में न देखूं, वरना प्रलय हो जाएगा। तुम जानते हो कि मुझे अपना हुक्म दोहराने की आदत नहीं है। रात तुम्हारी है, जो कुछ ले जा सको ले जाओ, लेकिन शाम को मैं किसी की मनहूस सूरत न देखूं। यह रोना और चीखना फिजूल है। मेरा दिल पत्थर का है और कलेजा लोहे का, आंसुओं से नहीं पसीजता। और ऐसा ही हुआ। दूसरे रात को सारे गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। फलता फूलता गांव भूत का डेरा बन गया। बहुत दिनों तक यह घटना आसपास के मन चले गांवों की दिलचस्पियों का खजाना बनी रही। एक साहब ने उस पर अपनी कलम चलाई। बेचारे ठाकुर साहब ऐसे बदनाम हुए कि घर से निकलना मुश्किल हो गया। बहुत कोशिश की कि गांव आबाद हो जाए, लेकिन किसकी जान भारी थी कि इस अंधेर नगरी में कदम रखता। कुछ मजदूर पेशा लोग किस्मत का जुआ खेलने आए, मगर कुछ महीनों से ज्यादा न जम सके। उजड़ा हुआ गांव खोया हुआ एतबार है जो बहुत मुश्किल से जमता है। आखिर जब कोई बस न चला तो ठाकुर साहब ने मजबूर होकर लगान माफ करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस रियायत से कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस तरह 3 साल गुजर गए। 3 साल गुजर जाने के बाद एक रोज वहां बंजारों का काफिला आया। शाम हो गई थी और पूरब तरफ से अंधेरे की लहर बढ़ती चली आती थी। बंजारों ने देखा तो सारा गांव वीरान पड़ा हुआ था। जहां आदमियों के घरों में गिद्ध और गीदड़ रहते थे। इस तिलिस्म का भेद समझ में न आया। मकान मौजूद है, जमीन उपजाऊ है, हरियाली से लहलहाते हुए खेत हैं, और इंसान का नाम नहीं है। कोई और गांव पास में न था कि वहीं पड़ाव डाल दिया।
जब सुबह हुई, गलों की घंटियों ने फिर अपना रंजन संगीत अलापना शुरू किया और काफिला गांव से कुछ दूर निकल गया तो एक चरवाहे ने जोर जबरदस्ती की यह लंबी कहानी उन्हें सुना दी। दुनिया भर में घूमते फिरते ने उन्हें मुश्किलों का आदी बना दिया था। आपस में कुछ मशवरा किया और फैसला हो गया कि ठाकुर साहब की चौखट पर जा पहुँचेंगे और नजराने दाखिल कर दिए। गांव फिर आबाद हुआ। यह बंजारे वहीं बस गए। गांव में फिर लक्ष्मी का राज हो गया। फिर घरों में से धुएं के बादल उठे, तुलसी के चबूतरे बने, फिर से चिराग जले। भादों का महीना था। कपास के फूलों की सुर्ख और सफेद चिकनाई, तिल की ऊदी बाहर और सन का शोक पालीपन अपने रुख का जलवा दिखाता था। किसानों की मड़ैया और छप्परों पर भी फल फूलों की रंगीनी दिखाई देती थी। वकील साहब को भी सैर की तमन्ना ने गुदगुदाया। हमेशा की ही तरह अपने रईस खाना ठाट बाट के साथ गांव में आ पहुँचे। देखा तो संतोष और निश्चिंता के वरदान से चारों तरफ स्पष्ट थे। गांव वालों ने उनके शुभ आगमन का समाचार सुना तो सलाम को हाजिर हुए। वकील साहब ने उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए स्वाभिमान के साथ कदम मिलाते हुए देखा तो फसल का हालचाल पूछा। उनमें से एक बुढ़ा हरिदास नाम का किसान था। उसने सहज लहजे में कहा, हुजूर के कदमों की बरकत से हम सब चैन से हैं, किसी तरह की तकलीफ नहीं है। आपकी दी हुई नेमत खाते हैं और आपका जस गाते हैं। हमारे राजा और सरकार जो कुछ हैं आप हैं और आपके लिए जान तक हाजिर है। ठाकुर साहब ने तेवर बदलकर कहा, मैं अपनी खुशामद सुनने का आदी नहीं हूँ। बुढ़े हरदास के माथे पर बल पड़ गया। अभिमान को चोट लगी। बोला, मुझे भी खुशामद करने की आदत नहीं है। ठाकुर साहब ने अटकर जवाब दिया, तुम्हें रईसों से बात करने की तमीज नहीं। ताकत की तरह तुम्हारी अक्ल भी बुढ़ापे की भेंट चढ़ गई है। हरदास ने अपने साथियों की तरफ देखा। गुस्से की गर्मी से सबकी आंखें फैली हुई थीं और धीरज की सर्दी से माथे सिकड़े हुए थे। बोला, हम आपकी रियायत हैं, लेकिन हमको अपनी आबरू प्यारी है और चाहे आप जमींदार को अपना सिर दे दें, आबरू नहीं दे सकते। हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज में आवाज की, आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी और चेहरा लाल हो गया और जोर से बोले, तुम लोग जबान संभाल कर बात करो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए आए थे उसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं प्रद्युम्न सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितनों की हेकड़ी को इसी जगह कुचलवा डाला है। यह कहकर उन्होंने अपने चौकीदार के सरदार अर्जुन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर अब इन चींटियों के पर निकल आए हैं। कल शाम तक इन लोगों से मेरा गांव साफ हो जाना चाहिए। हरदास खड़ा हो गया। गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है। जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यहीं पैदा होंगे और यहीं मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है। हम लोग अक्खड़ गंवार हैं। नाहक गरीबों की जान के पीछे मत पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से आपके सिपाहियों को चुनौती है। जब चाहें दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। उसके साथी गर्व के साथ अकड़ते हुए चले गए। अर्जुन सिंह ने उनके तेवर देखे तो समझ गया कि यह लोहे के चने हैं, लेकिन सोहदे का सरदार था। कुछ अपने नाम की लाज भी थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमातों का सामना हुआ। फिर वह धौल धप्पा हुआ कि जमीन धर्रा गई। गांव के आसामियों ने ठाकुर प्रद्युम्न सिंह के
आदमियों को जोरदार पीटा था। अर्जुन सिंह ने समझदारी से काम लिया। वह अपने लठैतों को लेकर अपने घर चला गया। वकील साहब ने अपनी फौज की यह बुरी हालात देखी तो किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हांफते हांफते बेदम, खून बहुत कम नजर आया तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और उसकी बहादुरी और जाबाजी की खूब तारीफ की। रात को उनके सामने लड्डू और इमरतियों की ऐसी वर्षा हुई कि यह सब गर्द गुब्बार बनकर उड़ गया। सुबह को इस रिसाल ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूलकर भी इस गांव का रुख न करेंगे। तब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में बुलाने का तलब किया। उनके इशारे की देरी थी। सब लोग इकट्ठा हो गए। अख्तियार और हुकूमत अगर घमंड की मनसत से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके उनसे गले मिले और बोले, मैं ईश्वर का बहुत ऋणी हूँ कि मुझे गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वह लोग मिल गए हैं। आपको मालूम है कि यह गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा। उसका कारण यही था कि वे लोग मेरी कसौटी पर पूरे न उतरते थे। मैं उनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरजू यही थी कि इस गांव में वे लोग आबाद हो जाएं, जो जुल्म का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने अधिकारों और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम न हों, जो रोब और अख्तियार की तेज निगाह देखकर बच्चों की तरह डर से सहम न जाएं। मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और शर्मिंदगी और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। मुझे इत्मीनान है कि आप उल्टी हवाएं और ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों का मुकाबला कामयाबी से करेंगे। मैं आज इस गांव से अपना हाथ खींचता हूँ। आज से यह आपकी मिल्कियत है। आप ही इनके जमींदार और मालिक हैं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप फूले फले और आबाद रहें। ठाकुर साहब के इन शब्दों ने दिलों पर जादू का काम किया। लोग स्वामी भक्ति के आवेश से मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा न होंगे। आपका सा कद्रदान हम कहाँ पाएंगे। 50 साल से भी ज्यादा गुजर गए, लेकिन उन्हीं बंजारों के वारिस अभी तक मौजा संभाले हुए हैं। औरतें अभी तक ठाकुर प्रद्युम्न सिंह की पूजा और मन्नतें करती हैं और गो अब इस मौज के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदी पर पहुंच गए हैं, लेकिन गुंडे और अक्कड़ हरदास के नाम पर अब भी गर्व करते हैं और भादो सुदी एकादशी के दिन अभी भी उसी मुबारक फतेह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं।